नए इलाके में उन लोगों का अभी तक सभी से पूरा परिचय भी नहीं हुआ था। शाम को रमेश बाबू और उनकी पत्नी जब घूमने निकलते, तब वहाँ कुछ लोगों से बातचीत के माध्यम से परिचय हो रहा था। साथ में रहने वाली सीमा को केवल अपने ड्यूटी और घर से ही मतलब था। इसके बाद वह बाहर बहुत ही कम निकलती थी, या यूँ भी कहा जा सकता है कि उसे बाहर जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। दूध और सब्जी लाने का काम उसके मम्मी पापा ही कर लेते थे और घर का बाकी सामान वह एक साथ ही ऑनलाइन मंगा लेती थी। वहाँ पर सभी लोग यही समझते थे कि सीमा रमेश बाबूजी की बेटी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। रमेश बाबू से जो भी पूछता, क्या आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है, रमेश बाबू बड़े प्यार से उत्तर देते। रमेश बाबू की पत्नी से भी मोहल्ले के लोग पूछते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है, तो यही जवाब मिलता, हाँ ये मेरी बेटी है, और कौन रहेगा मेरे साथ में। आपके बेटा नहीं है? नहीं, वह 5 साल पहले ही मर चुका है। सीमा घर में किसी के आने पर ही वह मात्र चाय नाश्ता देने के लिए ही ड्राइंग रूम में आती, फिर वापस चली जाती। उसका पहनावा भी बिल्कुल ही सादा था, बिल्कुल गैर शादीशुदा लड़कियों जैसा। साथ ही साथ अभी सीमा की उम्र भी कितनी थी? मात्र 30 साल। 20 की उम्र में अभी वह ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर ही रही थी कि ये रिश्ता आ गया था। रमेश बाबू और रानी ने अपने बेटे राजू की शादी उसी शहर के एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की सीमा से की थी। सीमा अच्छे शक्ल सूरत के साथ एक संस्कारी लड़की भी थी। सीमा ने अपने बीएड की परीक्षा भी शादी के बाद ही दी थी। बीएड के बाद अपनी माँ और पिताजी के सलाह पर सरकारी स्कूल में शिक्षक की परीक्षा भी पास करके शिक्षक बन गई, और इसी 1 साल में ही पति किसी गैर के हाथों का खिलौना बन चुका है। राजू का मन अब 2 बच्चों की माँ से हटकर फैशन वाली लड़की जो उसके ऑफिस में ही काम करती थी, उसके प्यार में पड़ गया। पहले तो उसने रात देर से आना शुरू किया और फिर एक झटके से उसी ऑफिस में काम करने वाली एक महिला दीपा से विवाह भी कर लिया। शादी के 6ठे साल एक दिन राजू अपने पिताजी के पास आकर बैठ गया। पिताजी, मैं आज इस घर से जा रहा हूँ। कहाँ? पिताजी, यदि सच बताऊँ तो मैंने अपने साथ काम करने वाली दीपा से शादी कर ली है। मैं अब उसी के साथ ही रहूँगा। क्या बोल रहे हो तुम होश में तो हो? रमेश बाबूजी गुस्से से तमतमा रहे थे। हाँ, मैं होश में हूँ, और इससे भी बोलो कि यह डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और अपने घर चली जाए। राजू ने सीमा की ओर इशारा करते हुए कहा। अब डिवोर्स पेपर साइन करने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपने शादी कर ही ली है। मेरी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद कर दी, कम से कम अपने बच्चों का ही सोच लिया होता। सीमा ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, किंतु उसके आंखों के आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे। वे बरबस ही झलक पड़ रहे थे, पर वो उसे झलकने नहीं दे रही थी। बेटा, इस बुढ़ापे में हम लोगों को छोड़कर जा रहे हो। पत्नी का नहीं तो माँ बाप का ही ख्याल कर लिया होता। पेंशन तो मिल ही रही है, तुम दोनों को एक नौकर रख लेना। मेरा अपना भी जीवन है, मैं उसको तुम लोगों के लिए भस्म नहीं कर सकता हूँ। राजू ने बड़े ही ढिठाई से जवाब दिया। ठीक है, तो भाग जा इस घर से, दोबारा अब कभी अपना मुंह भी मत दिखलाना। ये कहते कहते रमेश बाबूजी सोफे पर धम से बैठ गए। सीमा दौड़कर पानी ले आई। पिताजी, साहस रखिए, लीजिए, पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी। रमेश बाबूजी ने उसी समय राजू का सारा सामान उठवाकर बाहर फेंक दिया। यही नहीं, कुछ समय बाद अपने उस घर को बेचकर नए मोहल्ले में मकान खरीद लिया, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। रमेश बाबू और उनकी पत्नी रानी दोनों ही बीमार रहा करते थे। उनको अब केवल सीमा की ही चिंता थी। बेटा, तुम खुद नौकरी करती हो,
तुम अगर चाहो तो दूसरा विवाह कर सकती हो। रानी ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, दूसरा सही ही होगा, इसकी भी क्या कोई गारंटी है। मेरा भाग्य में पति अच्छा नहीं मिला तो क्या मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से कम है क्या? फिर मेरे आगे मुख्य जिम्मेदारी आप लोगों की है, फिर इन बच्चों की है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सीमा ने कहा। इस घटना के बाद सीमा के माता पिता व भाई भी उसे लेने आए, लेकिन उसने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। माँ तुम्हारे साथ तो भाई है, किंतु मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। देख लो, समझाना मेरा काम है और उसे करना या ना करना तुम्हारा। सीमा की माँ शांति देवी ने कहा। मैंने बहुत ही सोच समझकर ये कदम उठाया है माँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। आप रोहन और मीनू को ले जाइए, इनको अपने पास रखकर पढ़ा दीजिए, इनका खर्चा मैं भेज दिया करूँगी, सीमा ने कहा। मुझे किसी भी खर्च की ज़रूरत नहीं है, मैं रोहन और मीनू को ले जा रही हूँ। तुम इन दोनों का ठीक से ख्याल रखना, जब ज़रूरत हो हमें तुरंत फ़ोन करना। सीमा की माँ अपनी बेटी के इस त्यागमय रूप को देखकर बहुत गर्वानुभूति कर रही थी। सीमा ने इस बीच कभी भी अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ा, उनके इलाज का पूरा ख्याल रखा। उसने अपने बच्चे को तो अपने माता पिता के पास पढ़ने के लिए भेज ही दिया था और खुद अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। घर के बाहर भीड़ लगी थी। राजू अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने आया था। अब जाकर वहाँ के लोगों को ये पता चला कि रमेश बाबूजी के एक बेटा भी है। किस बात का हिस्सा, जब आपसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर हिस्सा किसको और क्यों? रमेश बाबू ने गुस्से में कहा। आप घर में चलिए, वहीं बात करते हैं। राजू बाहरी लोगों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं ले जाता। आपको जो भी बात कहनी है वह आप यहीं बाहर ही कहिए। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं गैर थोड़े ना हूँ, मैं तो आपका बेटा राजू हूँ। राजू हड़बड़ा गया और मानो लोगों को सुनाकर अपना परिचय देने लगा। मेरे कोई भी बेटा नहीं है। हाँ, 5 साल पहले एक बेटा हुआ करता था जो कहीं खो गया है। मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा। तुम तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मेरी जायदाद है, मेरे खून पसीने की कमाई है, उसे मैं जिसे चाहे उसे दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। तुमको जहाँ भी जाना है जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी, रमेश बाबूजी ने कहा। राजू गुस्से से बड़बड़ाता हुआ, पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। आज उसे अपनी गलतियों का आभास हुआ कि नहीं पता नहीं, मगर उसे इतना तो पता चल ही गया कि मात्र पुत्र होने के नाते वह अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। पुत्र को अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ता है। बालकनी से ये सब कुछ नज़ारा देख रही सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहती हुई देख विजय भाव से रसोई की ओर बढ़ गई। आज वह स्वयं को अपने सास ससुर की बेटी ही महसूस कर रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।